वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको अंतिम रूप आपको कैसे देना है, अंतिम समय में हमें किस तरीके से किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रख कर के तैयारी करनी है, ताकि इस बार जो गलतियां हम पुरानी परीक्षाओं में दोहरा चुके हैं वो ना दोहराएं, उनकी वजह से हमारा सिलेक्शन ना रुके, हमारा सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर की वजह से ना रुके। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने साझा करूंगा, उनको आप सोचिएगा, उन पर विचार करके आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है। आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और उम्मीद है कि अब आप रिवीजन के फेस में आ गए होंगे। आपने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा, नहीं तो आप अभी कुछ पढ़ भी रहे हैं तो आप कोशिश करो कि आप 1 तारीख से 1 अप्रैल से अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट के 15 से 20 दिन आपको रिवीजन के लिए देने पड़ेंगे। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मैं कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको बहुत गहरी बातें बताऊंगा। पहली चीज़ है, अभी कुछ नया पढ़ना है, 6-7 दिन में आप पढ़ लो। 1 तारीख से आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया कहने का मतलब है कि कुछ आपका छूट रखा है, आप सोच रहे हो कि यार मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दूं, नहीं करना। जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उसी को थोड़ा सा आपसे कोई सा प्रश्न नहीं बन रहा तो उसी को थोड़ा डीप में कर सकते हो, लेकिन नया पढ़ने से अब आपको बचना है। नया पढ़ लिया तो आप भूल जाएंगे, आप उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करना है कि कम से कम आपको नया पढ़ना है। यदि आपका बहुत कुछ छूटा हुआ है तो आप उसको जल्द से जल्द कवर करिए और आप रिवीजन में लगिए। रिवीजन के बिना काम नहीं चलने वाला। दूसरी बात, बेसिक्स आपके छूटने नहीं चाहिए। जैसे कोई अभ्यर्थी ये ना सोचे कि मैं इस वाली यूनिट को पूरा छोड़ देता हूँ। आपको यूनिट छोड़नी नहीं है, एटलीस्ट उसका बेसिक आपको कर लेना है। ईएसबी में कई बार आपने देखा होगा कुछ यूनिट से जो टफ रहती हैं उनसे बहुत आसान से प्रश्न भी बन जाते हैं। तो यदि उन यूनिट से आसान से प्रश्न बनते हैं, बेसिक प्रश्न बनते हैं, तो आपका वो बेसिक छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए प्रत्येक यूनिट को आपको कवर करना है, उसमें बेसिक कंसेप्ट आपका कुछ भी ना छूटे। बेसिक तो कवर करना ही करना है आपको। अब हम बात करें, एवरी यूनिट पे आपको ध्यान देना है, प्रत्येक इकाई पर आपको ध्यान देना है कि हर एक यूनिट आपकी कवर होनी चाहिए। भले ही आप उतनी गहराई में जाके कवर ना कर पा रहे हो, लेकिन आपको वो यूनिट कर जरूर लेनी है। अब इसमें परीक्षा से पहले, जब परीक्षा बिल्कुल पास आ जाएगी, जब 2-3 दिन ही बचेंगे, उस टाइम पे आखिरी के 2-3 दिन केवल आप रिवीजन करेंगे। उस टाइम पे आपको मॉक नहीं लगाना। लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ, जब आपकी परीक्षा बिल्कुल 2-3 दिन बाद ही है, यानी 2 दिन पहले से आप मॉक मत लगाइएगा। वो जो 2 दिन हैं आखिरी के, जो लास्ट 2 डेज रहेंगे, आपको उसमें केवल रिवीजन करना है। ऐसा रिवीजन करना है कि आपकी सारी की सारी 20 यूनिट कवर हो जाएं। इस कदर आपको रिवीजन करना रहेगा। अब एक और चीज़ है, आपको परीक्षा से पहले विश्वास रखना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने जो पढ़ा हुआ है वो आएगा। और इस तरीके से आपको अभी से पॉजिटिव रहना है। नेगेटिविटी अब आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। परीक्षा होने जा रही है और आपका सकारात्मक रहना उतना ही आवश्यक है जितना कि इस टाइम पर पढ़ना। आपको पॉजिटिव रह करके तैयारी करते रहना है। अब प्रतिदिन आपको सकारात्मक रहना है। आपको इस बार ऐसा सोच के चलिए कि इस बार मेरा सिलेक्शन होने जा रहा है, मैंने जो पढ़ा हुआ है, पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ है, तो जो कट ऑफ है या जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा पे नहीं जाएगी, लेकिन मुझे इतना परफॉर्म करना है कि मेरी अच्छी खासी रैंक यहाँ पर आ जाए। क्योंकि पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है तब हमेशा हुआ है कि जो कट ऑफ है वो कम ही जाता है, मतलब कम नंबर पे ही सिलेक्शन अभ्यर्थियों का हो जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम को समझना, PYQs ना होना, इस वजह से जो कट ऑफ कम जाता है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, इस बार सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब एक क्विक रिवीजन करना है आपको यूनिट का। आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करें, 1 दिन में आप कोशिश करके देखिएगा, 1 दिन में या 2 दिन में आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम एक बार अपनी नज़रों के नीचे से निकाल देना है, ताकि पूरा आप सिर निगाह से आप उसको पढ़ लो। भले ही डीप में तो आप पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन आप हर एक टॉपिक को, हर एक बेसिक्स को, हर एक फॉर्मूला को वहाँ से आप कवर कर पाओ। अभ्यास आपको करना है। अभ्यास के लिए देखिए
हिंदी हो गई आपकी, इंग्लिश हो गई, संस्कृत, ईवीएस, साइंस, सोशल साइंस, इनमें यदि आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हुई हैं या जो भी आपने बुक्स पढ़ी हुई हैं उन पे ही आपको फोकस करना है। आपको उनको जो रिवीजन आप करने वाले हो, जो आपने रिवीजन नोट्स बनाए हुए होंगे या जो आपने हाईलाइट किया हुआ होगा जहाँ पे, वहाँ से आपको कंसेप्ट का रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। इसके साथ मैथ्स वाले एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाली है। पेपर का पाठ्यक्रम कैसा रहेगा ये कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टफ रहा तो क्वेश्चंस बहुत ही कम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे या तुक्के सही जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी के लेवल के जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपसे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक भी तो मैं नहीं कहूँगा, उनमें गलती ना हो, आपको उनमें गलती होने से बचना है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स होने से 5-6 नंबर कम गए तो सिलेक्शन रुक जाएगा। क्योंकि सिली मिस्टेक्स यदि किसी अभ्यर्थी ने नहीं करी और 5-6 नंबर ज़्यादा आते हैं तो आप देखिए रैंक कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। सिली मिस्टेक्स ना होने से आपके कम से कम 5 से 6 नंबर मान के चलिए आपके बढ़ेंगे, क्योंकि सिली मिस्टेक्स होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं और खासकर मैथ में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मैथ के साथ साथ अन्य विषयों में भी बढ़ जाती हैं, हम सही से ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। पूरा सिलेबस आपको एक दिन में पढ़ लेना है, आपका पूरा पाठ्यक्रम हो जाए। एक पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद आपको प्रयास करना है, एक दिन अपने आप को टास्क देना है कि मैंने पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लिया है, आज के दिन मुझे पूरा का पूरा पाठ्यक्रम रिवीजन सा करना है। क्योंकि मुझे कल, जैसे आप मान लीजिए संडे को मॉक लगाने वाले हैं, तो आज सैटरडे को आप क्या करिए, सैटरडे के दिन आप प्रयास करेंगे कि आज शनिवार के दिन पूरा का पूरा पाठ्यक्रम, भले ही मैं ऊपर जितना मैं परीक्षा से एक दिन पहले पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी उतना मुझे करके टेस्ट लगाना है। अभी आप जो मॉक लगा रहे होंगे उनसे डिमोटिवेट नहीं होना, उनसे डिमोटिवेट इस वजह से नहीं होना, अभी आप जो मॉक लगा रहे हो प्रत्येक विषय को रिवाइज करके नहीं लगा पा रहे हो, आप बस लगा दे रहे हो जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके आधार पे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो नंबर ज़्यादा आने की संभावना इस वजह से बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उससे पहले 1-2 बार रिवीजन करके जाओगे, हर कॉन्सेप्ट को आप याद करके जाओगे। अभी आप मॉक लगा रहे हो, कुछ चीज़ें आपको याद नहीं आ पाती, कहीं आपसे जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं वो रिवीजन ना होने की वजह से हो रही हैं। लेकिन मॉक से आपको फ़ायदा क्या मिल रहा है, आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी, टॉपिक्स का पता चल रहा है कि किसमें मुझे कितना ध्यान देना है, और मैंने जो टॉपिक पढ़ा रिवीजन की वजह से मुझसे उसका प्रश्न गलत हो गया, ये चीज़ आपकी वहाँ से तैयार हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, सच बता रहा हूँ, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। रिवीजन एक इतना महत्वपूर्ण है, रिवीजन के बिना किसी का भी आज तक काम नहीं बना, ना काम होगा। अधिकतर अभ्यर्थी क्या करेंगे, इस टाइम पे पाठ्यक्रम को और गहराई में जानने की कोशिश करेंगे कि यार और डीप में पढ़ते हैं तब जाके कवर हो पाएगा। लेकिन लास्ट के जो 15 डेज रहते हैं ना, उनमें पाठ्यक्रम को आप उतनी गहराई के साथ नहीं पढ़ पाओगे जितना आप सोच रहे हो। आपका कर्तव्य यही होना चाहिए कि बेसिक लेवल का जो कंटेंट मेरा है पूरा कवर होना चाहिए। डिफ़िकल्ट लेवल का जो आप इतने लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो वो तो आपने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन परीक्षा से पहले आपका ऐसा रिवीजन हो जाए कि आप वहाँ से आप मतलब याद धुंधली ना रहे आपके मन में कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा ना लगे हाँ अभी तो मैं रिवीजन करके आया हूँ, अभी मैंने पढ़ा हुआ है और उसी कंसेप्ट पे आधारित यह वाला प्रश्न पूछा गया है। इस तरीके में आपको करना है। और मैथ्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको चिंता नहीं करनी है, यदि वो टफ़ आती हैं तो वो किसी से नहीं बननी। इन 2-2.5 महीने में मैथ्स को तो चलो एक हद तक कवर किया जा सकता है, क्योंकि यूनिट 1 से लेके 5 तक तो सभी अभ्यर्थी पढ़ ही रहे थे। यूनिट 7 का भी कुछ पार्ट आप पढ़ रहे थे, यूनिट 6 का APGP आप पढ़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ रहे थे मतलब मैथ में देखा जाए तो। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का किसी ने नहीं सोचा था, कोई नहीं पढ़ रहा था इस लेवल पे। बहुत टफ़ आती है तो उसको 2-3 महीने में कभी भी कवर नहीं किया जा सकता। वो अलग लेवल की थिंकिंग मांगती है, बहुत कंसेप्ट मांगती है, मैथ से भी ज़्यादा हम टफ़ कह सकते हैं वो हो जाती है, क्योंकि उसको इतने कम समय में पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। 11वीं और 12वीं की आप जब किताबों को देखोगे बहुत है, लेकिन उनके हर एक यूनिट के बेसिक्स आपके छूटने नहीं चाहिए जो भी है। और जो लैंग्वेज वाले हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश वाले, ये जिन चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा से पहले, उन चैप्टर्स की समरी को आप रिवाइज करके जाएंगे, मतलब उनको और समझ करके जाएंगे, ताकि जो चैप्टर से प्रश्न बन रहे हैं उनमें आपसे गलती ना हो। उनमें गलती होने का कारण उन अभ्यर्थियों का ज़्यादा रहेगा जिन्होंने
उन चैप्टर्स को पहली बार पढ़ा हुआ है। बाकी अभ्यर्थियों को दिक्कत नहीं आने वाली है जो पढ़ा रहे थे, या भले ही कोचिंग पढ़ा रहे हों या फिर स्कूल में पढ़ा रहे हों, अतिथि के तौर पे कार्यरत हों, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि उन चैप्टर्स को उन्होंने पढ़ा हुआ होगा। लेकिन उनके लिए भी जो नए चैप्टर्स होंगे आपको उनको भी कवर करना है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रख कर आप तैयारी कीजिएगा। आखिरी समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत सावधानी से पढ़ने का होता है, अभ्यास का समय होता है, रिवीजन का समय होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का समय होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम सिली मिस्टेक्स कम करने की चीज़ को अपना पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमसे गलतियां ना हो, क्योंकि 4-5 यदि गलतियां हमने नहीं करी तो आप सोचिए 4-5 नंबर आपके किसी अभ्यर्थी की तुलना में ज़्यादा आ गए हैं। बिंदास तैयारी करें, पॉजिटिव रह के तैयारी करें, अभ्यास पर्याप्त मात्रा में करें। अभ्यास के बिना काम नहीं चलेगा। अभी आप जो भी टेस्ट लगा रहे हैं उनमें आप बिना अभ्यास के लगा रहे हैं। आपने पूरे 20 की 20 यूनिट रिवाइज नहीं करी और आपने मॉक लगा दिया। इस वजह से भी नंबर यहाँ पर कम आ जाते हैं। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आप देखना आपका स्कोर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपने परीक्षा जो दी हुई होगी सारी यूनिट को रिवाइज करके, सारी यूनिट को पुनः परीक्षा से 2-3 दिन पहले पढ़ के आपने दी हुई होंगी। इस तरीके में आपको चीज़ों को कवर करना है। लेकिन अभी आप जो अभ्यास कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, अभी आप लगाते रहिएगा। यहाँ से आपको प्रश्नों की प्रकृति पता चलती है। टॉपिक्स जो आपसे गलत हो जाते हैं आप उनको रिवाइज करते हो, वो आपके मजबूत होते हैं। यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। बिंदास तैयारी करो, डिमोटिवेट मत करो। जो कंडीशन आपकी है वही कंडीशन किसी अन्य अभ्यर्थी की होगी। तो पॉजिटिव रहिएगा। थोड़ा सा परीक्षा में लक भी मायने रखेगा इस बार। यदि पाठ्यक्रम में बहुत टफ चीज़ें पूछी गई तो यहाँ पे फिर आपको नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको तुक्का लगाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे ये चीज़ भी है कि किसके तुक्का ज़्यादा लग जाते हैं। किसी के 8 तुक्के सही लग गए, मान लीजिए किसी से 70 प्रश्न बन रहे हैं और किसी के 10 तुक्के लग गए तो 80 नंबर हो गए। यदि किसी के 65 प्रश्न बन रहे हैं और 5 तुक्के लग गए तो 70 नंबर आ गए। तो वैसे जो तुक्के होते हैं या जो भाग्य है वो बहुत कम साथ यहाँ पे आपका देगा। मेहनत ही अंत में काम आएगी। लेकिन आप प्रयास करिएगा कि आप जो कंटेंट कवर कर रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ में जितना हो रहा है। और एक और चीज़ ऑब्जर्व करना, जो आप तुक्के लगाते हो उसे हम तुक्का नहीं कहेंगे। आपने जो पूर्व में पढ़ा है आप उसके आधार पे किसी भी ऑप्शन को आप आंख बंद करके तो टिक करते नहीं होंगे। सोच समझ के विचार करके ही आप टिक करिएगा उसको। कारण ये है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं कम से कम आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट तो कर पाओ कि यार ये वाला तो आंसर इसका होना नहीं चाहिए। ऐसे सोच समझ के लगाएंगे, उसका मतलब है कि आपने पढ़ा हुआ है, उसी के आधार पर आप टिक कर रहे हैं। आपसे नहीं बन रहा तो बाकी आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। बिंदास इन पॉइंट को ध्यान में रख के तैयारी कीजिए। धन्यवाद।